हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर सक्सेस पर। आइए आज हम एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ते हैं जो वर्तमान स्थिति में बहुत बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब घटना बनाए हुए है। दिल्ली क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति बनाए हुए है कि जिस देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, वहाँ पर आज जवान और किसान एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। जवान खड़े हुए हैं कि किसान आगे ना बढ़ पाए और किसान चाह रहे हैं कि इन जवानों से भी आगे निकल जाए। तो आखिर ऐसा क्या है किसान और सरकार के बीच, ये जो स्थिति बनी हुई है उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि किसान एक आंदोलन पर उतर आए हैं? एक भारी मात्रा में सारे के सारे किसान दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। इस सब चीज का कारण क्या है? तो आइए उसको हम एक डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है उन सबका एक कारण, मुख्य कारण ये है कि सरकार, केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है किसानों के लिए। सरकार का कहना है कि ये जो 3 बिल है वो किसानों के लिए है, किसानों की उन्नति के लिए है, किसानों के अच्छे भविष्य के लिए है। उनके भविष्य के लिए ही ये 3 बिल बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर किसानों का कहना है कि ये जो बिल बने हुए हैं वो किसानों के लिए परेशान करने वाले हैं, उनकी उन्नति या भविष्य को अच्छा बनाने के लिए नहीं है। ये किसानों के लिए परेशान करने वाले ही है। यही जो विचारधारा है इन कानूनों को लेकर, वो विचारधारा ही यहाँ पर किसान आंदोलन को जन्म दे रही है। तो हम देखते हैं एक एक करके कि ये नियम क्या है, इसमें सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या कहती है और किसानों का क्या पक्ष है। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर इन नियमों को लेकर, इन नियमों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ है। तो एक एक नियम करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अब देख लेते हैं शॉर्टकट। ये 3 नियम है। पहला नियम है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक। ठीक है, अब नियम नहीं, ये कानून बन चुके हैं। ठीक है। दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक। दूसरा और थर्ड नंबर का है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ठीक है, ये सभी 2020 में अभी 27 सितंबर को लागू हुए हैं। 27 सितंबर को राष्ट्रपति के इस पे साइन हुए हैं। तब से ये कानून बन गए प्रॉपर तरीके से और ये हमारे संविधान के हिस्से में सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, आप किसान चाह रहे हैं कि इनको आप अलग करिए या इनमें कुछ संशोधन करिए, और वो क्या संशोधन किसान चाह रहे हैं वो हम एक एक नियम को पहले डिटेल्स में देखते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर उसमें किसानों को क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला विधेयक की बात करते हैं। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। इस विधेयक के माध्यम से सरकार का कहना है कि किसान अब अपनी उपज को, अपनी फसल को मंडी के साथ साथ और ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। इसके पहले की स्थिति समझते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, किसान जब अपनी फसल का उत्पादन करता है, उत्पादन के लिए वो उस फसल को मंडी ले जाता है। ठीक है, मंडी का संचालन एक समिति द्वारा होता है और इस समिति को टैक्स मिलता है बिचौलियों द्वारा, या उन्हीं को आड़तिया कहा जाता है, या इन्हें कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। और देखिए नीचे सबसे पहले किसान, देखिए जब किसान की उपज तैयार हो जाती है तो किसान मंडी में अपना अनाज बेचने जाता है। लेकिन इसके पहले नियम था, इस नियम के पहले, कि किसान की जो उपज तैयार होती है वो अपनी उपज को सीधे के सीधे मंडी में बेच सकता है और मंडी में आड़तियों और बिचौलियों की सहायता से बेच सकता है। पर किसान डायरेक्ट किसी कंपनी या व्यापारी या सरकार, इनको नहीं बेच सकता था। ये था सिंपल नियम कि किसान मंडी में बेचेगा आड़तियों की सहायता से या बिचौलियों की सहायता से। फिर ये आड़तियों के द्वारा ही किसान की उपज व्यापारी को बेची जाएगी, कंपनी को बेची जाएगी, या सरकार को बेचना है या सरकार को खरीदना है तो वो भी आड़तियों के माध्यम से खरीदती थी। ठीक है, जब ये मंडी समिति बनी हुई थी तो उसी टाइम इन आड़तियों को एक्टिव किया गया। हालांकि उस समय ये किसान की सहायता करने के लिए थे। किस प्रकार सहायता करने के लिए? क्योंकि किसान उस समय ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पहले व्यापारियों द्वारा शोषित किया जा चुका था। अंग्रेजों के समय से ही व्यापारी बहुत अत्याचार कर रहे थे किसानों पर। ठीक है, उनको अपनी फसल का सही मूल्य नहीं दे रहे थे। इस वजह से ये मंडी नियम आया
और इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि भैया यहाँ पर एक एजेंट रहेगा, कमीशन एजेंट, आड़तिया कहा जाता है उसको, वो ही किसान की फसल को व्यापारी के लिए बेचेगा। मतलब किसान बेचेगा तो व्यापारी को ही फसल, लेकिन वो आड़तियों के माध्यम से ये किसान और व्यापारी के बीच में फसल बेचने की हेल्प करते थे। ठीक है, इसमें इनका क्या फायदा होता था, ये किसान से 2.5% टैक्स लेते थे। ठीक है, जैसे 100 रुपए की फसल बिकी तो उसमें से 2.5 रुपए आड़तियों के, बाकी किसान के। ठीक है, ये हुआ करता था। अब जैसे आड़तियों को किसान को कंपनी को भी बेचना है तो वो आड़तियों के माध्यम से, सरकार को बेचना है या कहीं भी बेचना है तो आड़तियों के माध्यम से ही बिकाई होती थी। धीरे धीरे ये होने लगा कि किसान से आड़तिया फसल खरीदने लगे और मनमाने भाव में वो कंपनी को बेचने लगे, व्यापारी को बेचने लगे। सपोज करो यहाँ पर कोई फसल किसान से 80 रुपए में खरीदी और वो यहाँ पर लगभग 150 रुपए में बेचने लगा। समय के साथ पहले 2.5% पे काम करते थे, लेकिन अब वो जाके 1.5 गुना 2 गुना फायदा लेने लगे। ठीक है, किसानों को समस्या खड़ी होने लगी कि भाई इनका रेट तो सही यहाँ मिल नहीं पा रहा है और यहाँ ये कुछ ज़्यादा रेट पे जा रहा है। अब देखिए, यदि किसान व्यापारी से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो 80 रुपए ना मिलके उसे 150 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये कांटेक्ट कैसे हो पाए, परेशानी है, क्योंकि ये कांटेक्ट तो इसके माध्यम से ही होता है। देखिए, पहले ये भी बात थी कि आड़तिया क्या करते थे, भाई व्यापारियों से किसानों के लिए समझौता कराते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब पैसा आने लगता है तो आड़तिया, व्यापारी और ये सभी थी सब एक हो गए, क्योंकि सभी को फायदा मिल रहा है किसानों की फसल से। तो किसान का रेट क्या जा रहा है, इससे ना आड़तियों को कोई प्रॉब्लम, ना इस समिति को प्रॉब्लम, ना व्यापारी को, ना कंपनी को, किसी को समस्या नहीं। तो ये क्या करने लगे, आड़तिया कम भाव में किसानों की फसल लेकर के इनको बेचने लगे। तो किसान इतनी मेहनत करने के बाद उपज का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मूल्य मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, किसानों ने गुहार लगाई, सरकार ने फिर एक नया नियम निकाला। उस नियम को कहा गया, नियम कहिए या फिर ऐसा कि किसानों के लिए एक सहायक कार्य किया इन्होंने, वो सहायक कार्य हुआ एमएसपी। ठीक है, एमएसपी क्या है, एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मूल्य था जो सरकार ने निर्धारित किया कि इस मूल्य से कम में कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। हालांकि ये इस समस्या का समाधान था कि जैसे आड़तिया और किसानों के बीच में एक समझौता नहीं हो पा रहा था कि भाई किसान कह रहे थे कि इसमें लागत बहुत आ रही है, रेट नहीं मिल रहा है, सरकार रेट नहीं दे रही है, किसान परेशान थे। तो सरकार ने कहा कि भैया परेशानी की कोई बात नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उसकी फसल का एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा, उस रेट से कम में फसल नहीं खरीदी जाएगी, उतना पैसा तो आपको दिया जाएगा और दिया ही जाएगा। तो ये भाई किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो गया, बहुत अच्छी बात थी। किसान अब खुश थे कि जैसे हम गेहूं का उत्पादन कर रहे, सरकार ने कह दिया कि मानिए गेहूं आपका 1800 रुपये पर क्विंटल बिकेगा। ठीक है, तो किसानों को इस चीज से समस्या खत्म हो गई कि भैया गेहूं का उत्पादन हमारा कितना भी हो जाए, कितना भी गेहूं उत्पादित हो जाए, हमें उस पर 1800 रुपये क्विंटल तो मिलने ही है। मतलब 1800 से 1700 नहीं, ठीक है, 1800 से 1900 हो सकता है, लेकिन सरकार ने कहा हमने फिक्स कर दिया 1800, न्यूनतम तो आपको 1800 मिलेंगे। किसान की समस्या खत्म हो गई। चलिए, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन अब एक नया नियम आया है। अब जो नियम आया है वो है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। ठीक है, तो ये जो सिस्टम चल रहा था, अब ये नियम इस सिस्टम में कैसे काम करता है, देखिए। सरकार ने कहा कि भाई जो किसान मंडी में बेचा करते थे, अभी तक ये बाध्यता थी, लगभग बाध्यता थी कि किसान मंडी में ही अपना अनाज बेचेंगे और आड़तियों के माध्यम से कंपनी को बेचेंगे, व्यापारी को बेचेंगे, सरकार को बेचेंगे। ठीक है, इस नियम के माध्यम से इन्होंने ये बंदिश खत्म कर दी। सरकार ने कहा कि किसान अब डायरेक्ट मंडी में बेच सकते हैं और चाहें तो अब डायरेक्ट कंपनी, सरकार या व्यापारी को बेच सकते हैं। मतलब अब आड़तियों की बात खत्म हो गई, आप सीधा का सीधा आप कंपनी और व्यापारी से संपर्क कर सकते हैं। तो एक यहाँ ये फायदा हो गया कि भाई जो किसान आड़ती 80 रुपये में खरीद रहा था जो फसल को, और ये यहाँ पर 150 रुपये में पहुंच रही थी, तो कंपनी और किसान के बीच में हो सकता है वो लगभग 140 रुपये
₹10 कम, लेकिन 140 तो 80 से तो ठीक ही है। ठीक है, उसको फायदा होगा क्योंकि कंपनी को तो पैसा इसको देना या किसान को देना, बात बराबर है। तो उन्हें रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फायदा हो जाएगा किसान को, क्योंकि किसान डायरेक्ट जुड़ चुका है कंपनी से, व्यापारी से, या ऑल इंडिया कहीं भी जहां चाहे किसान वहां अपना अनाज बेच सकता है। क्लियर? तो ये नियम समझ में आया। बस इतना ही था कि सरकार ने ये छूट दे दी, किसान चाहे तो मंडी में बेच सकता है और चाहे तो ऑल इंडिया कहीं भी जहां उसका मन चाहे, जहां उसको उसकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी जहां भी उसका मन करे अपनी फसल को बेच सकता है। यहाँ तक कि वो ऑनलाइन भी बेच सकता है। जिस तरीके से उसको अपनी फसल को बेचना है वो स्वतंत्र है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए कि भैया आप किसान स्वतंत्र हो गए, चाहे तो मंडी में जा सकते हैं और चाहे तो कंपनी और व्यापारी को बेच सकते हैं। इनकी समस्या खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ये तो बात ठीक थी और अच्छी भी बात है, लेकिन हम बात करें किसानों को आखिर इसमें परेशानी क्या है। ठीक है, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। तो देखिए किसानों का मानना है कि जब किसान बाहर, मंडी के बाहर मार्केट डेवलप होगा, ठीक है, ऑल इंडिया में मार्केट डेवलप होगा, ये आड़तियों का काम यहाँ खत्म हो गया। देखिए क्या था इसके पहले कि किसान से टैक्स ले रहे आड़तिया, आड़तियों से टैक्स ले रही है समिति, और ये समिति टैक्स लेकर मंडी का संचालन करती थी। ठीक है, मंडी की देखरेख, उसके सारे नियम कानून, कर्मचारी, सारी व्यवस्थाएं करती थी। अब किसानों का मानना है कि भैया जब मंडी में क्या होगा, बाहर मार्केट मिलेगा, तो धीरे धीरे ये आड़तिया तो यहाँ खत्म ही हो गए, इनका तो अब कोई रोल नहीं रहा। क्यों आदमी यहाँ पर इनको टैक्स देगा, जब डायरेक्ट किसान बात कर सकता है कंपनी और व्यापारियों से, फिर इनको क्यों टैक्स देगा। तो इनकी तो समस्या खत्म हो गई। किसानों का मानना है कि जब ये आड़तीय खत्म हो जाएंगे, टैक्स नहीं जाएगा समिति को, धीरे धीरे समिति डीएक्टिव हो जाएगी, कार्य करना बंद कर देगी, क्योंकि इसको अब फायदा नहीं है। जब तक इसको फायदा था किसानों से तब तक ये काम करती थी, धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देगी। मंडी मंडी का रख रखाव, उसका नियम कानून सही तरीके से नहीं चलेगा और धीरे धीरे हो सकता है मंडी भी समाप्त हो जाए। अब देखिए यदि मंडी समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार जितनी खरीदारी करती है वो मंडी के माध्यम से करती है। लेकिन जब मंडी ही खत्म हो गई तो सरकार का कंट्रोल खत्म, कहाँ पहुंच गया सब कुछ, प्राइवेट की ओर। तो देखिए एक प्रकार से ये गवर्नमेंट से लेके प्राइवेटाइजेशन की ओर कुछ है। ठीक है, मतलब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया इस चीज का। तो किसानों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और बात है, किसानों का कहना है कि जब मंडी ही समाप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे एमएसपी, ठीक, जो अभी अपन ने पढ़ा, ये भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एमएसपी है क्या, ये सरकार निर्धारित करती है किसानों की मूल्यों, किसानों की उपज के मूल्य निर्धारण के लिए। जब यहाँ पर मंडी नहीं है, मतलब वो चीज ही नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस ही नहीं है, तो वहाँ उसका क्या रेट चल रहा है, क्या काम हो रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे मंडी समाप्त होगी, धीरे धीरे एमएसपी समाप्त हो जाएगा। अब भाई एमएसपी समाप्त होने से दिक्कत क्या है, ठीक है, क्योंकि किसान तो यहाँ जुड़ चुके, फायदा तो होने ही वाला है। देखिए एमएसपी किसानों की एक ताकत है, ताकत ऐसी है कि किसान की उपज कितनी भी हो जाए उसे ये भरोसा है कि इतने रेट से कम नहीं बिकेगी। लेकिन व्यापारी और कंपनी के साथ ये भरोसा नहीं रख सकते हैं। कैसे नहीं रख सकते हैं कि यदि किसान की उपज ज्यादा हो गई, और ये नियम है कि यदि उपज ज्यादा होती है या किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा होता है और डिमांड सामान रहे तो उसका रेट घट जाता है। सपोज करिए यहाँ उपज किसान की बहुत ज्यादा हो गई, व्यापारियों ने रेट कम कर दिए, अब वो रेट एमएसपी से भी बहुत कम में हो गए। सपोज करिए गेहूं बहुत ज्यादा हो गया, उसका एमएसपी अभी 1800 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन बहुत ज्यादा होने की वजह से व्यापारी 1300 का खरीद रहे। भाई इसको तो घाटा हो गया, अब व्यापारी को दो तो 1300 का, कंपनी को दो तो भी 1300 का। तो इतनी लागत के बाद, इतनी मेहनत के बाद उसको फिर उसका रेट नहीं मिल पाया। तो यहाँ समस्या है। और व्यापारियों पर किसानों का कहना है कि कोई भरोसा नहीं है, ये इकट्ठे होकर के बाजार को नियंत्रण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनका कहना है कि सरकार से कि आप कुछ भी करिए लेकिन एमएसपी को बंद ना होने दीजिए, आप ये श्योर करिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। तो ठीक है, सरकार ने कहा बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं है, यहाँ एमएसपी है, एमएसपी बंद नहीं होगी, किसी भी स्थिति में बंद नहीं होगी। ठीक है, ये सरकार द्वारा ट्वीट करके कहा गया। किसानों ने कहा भाई ठीक है, आपने कहा कि एमएसपी बंद नहीं होगी, ये हमने मान लिया, लेकिन हम लोगों की एक गुजारिश है कि आपने जो नियम बनाया है ये वाला नियम, इसमें आप एक लाइन और जोड़ दीजिए। कौन सी लाइन जोड़ दीजिए कि एमएसपी को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
कि किसानों का कहना ये है कि आपने कह दिया एमएसपी खत्म नहीं होगी, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसको आप कानून में लिखिए, यहां पर लिख दीजिए ये लाइन कि एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, किसान को एक प्रॉफिट हो जाएगा एमएसपी बने रहने से। एमएसपी का मतलब ये होता है कि पूरे इंडिया में लागू होगी, एमएसपी के नीचे कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी, चाहे व्यापारी खरीदे या कंपनी खरीदे। ये लागू हो जाने से इतना श्योर हो जाता है कि एमएसपी न्यूनतम मूल्य जैसे 1800 रुपए है, तो अब वो व्यापारी के पास चला जाए, कंपनी के पास चला जाए, लेकिन 1800 से कम में ये नहीं खरीद सकते हैं। यदि ये खरीदेंगे तो फिर परेशानी है, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इतना तो कर दीजिए कि एमएसपी लागू रहने दीजिए और इस कानून में लिख दीजिए। लेकिन सरकार एमएसपी को इस कानून में ऐड करने के लिए तैयार नहीं है। यहीं से विवाद की जड़ शुरू हो जाती है। अब किसान एमएसपी लगाए हुए हैं और ये एमएसपी पे यही कह रहे हैं, सरकार का कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो इसमें ऐड नहीं कर रहे। अब वो क्यों नहीं करना चाहते, ये सरकार जाने, ठीक है। तो ये इसका रोल है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी विवाद का कारण क्या है, ये है एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। और इससे किसान को यही फायदा हो जाता है, भाई आपने तो कह दिया कि ऑल इंडिया में आप जहाँ चाहें बेचना चाहें चले जाइए, ठीक है। कोई किसान जैसे दिल्ली ले गया, आपने बहुत सारा गेहूं ले गया, अब वहाँ का मार्केट, जैसे अपने यहाँ का मार्केट ठीक है, लेकिन दिल्ली गया, वहाँ का मार्केट थोड़ा और डाउन हो गया, बेचारा किराया भाड़ा लगा के गया, लेकिन वहाँ पर उसको रेट नहीं मिला, समस्या हो जाएगी किसान के साथ। तो एमएसपी लागू होने से ये तो जरूर हो जाएगा कि जैसे 1800 रुपये क्विंटल गेहूं है, तो दिल्ली भी जाएगा तो उतने का तो उसका बिकना ही है, ठीक, उससे कम नहीं होगा, उतना तो बिकना ही है, हो सकता है उसको उससे फायदा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एमएसपी लागू करा रहना जरूरी है। तो ये पहला नियम था, ठीक है। ये सरकार का पक्ष और किसान का पक्ष अपन ने जाना। अपन दूसरे नियम की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन। एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ठीक है। ये दूसरा विधेयक है। ये विधेयक क्या कहता है, इसमें सरकार ने कहा, इस विधेयक के माध्यम से क्या हुआ कि किसान है, अब वो डायरेक्ट कंपनीज या क्रेताओं, ठीक है, क्रेताओं में व्यापारी भी, ठीक है, या जो भी फसल खरीदते हैं वो सभी किसान डायरेक्ट कंपनी और क्रेताओं से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपनी फसल को, फसल आने के पहले ही ये निर्धारित कर सकता है कि फसल का रेट क्या होगा। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है वो इस तरीके से कि आपने फसल लगाई ही नहीं है, आप फसल लगाने वाले हैं, इसके पहले ही आपने किसी कंपनी से, जैसे कि आलू चिप्स वाली कंपनी है उसको आलू चाहिए, ठीक है, या बिस्किट वाली कंपनी उसको गेहूं चाहिए, या कंपनी नहीं है कोई व्यापारी है, आपने पहले ही डील कर ली, ठीक है। जैसे कंपनी का उदाहरण लेते हैं, कंपनी आलू चिप्स वाली कंपनी है, इसको बहुत ज़्यादा आलू की आवश्यकता है, इसने आपसे कांटेक्ट किया या आपने कंपनी से कांटेक्ट किया कि भैया हम आलू लगाना चाहते हैं। एक तो किसान और कंपनी के बीच में समझौता हुआ कि ठीक है भाई आप आलू लगाइए, आलू का रेट ये रहेगा, और वो रेट कंपनी और किसान दोनों मिलकर के, ठीक है, इस नियम के अनुसार ये है कि किसान और कंपनी दोनों मिलकर के जितना रेट चाहे उतना निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। किसान जितना चाहे, कंपनी जितना चाहे, दोनों आपस में समझौता करें और वो अपना रेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आलू है, फिक्स हो गया भैया 20 रुपया किलो खरीदा जाएगा, अब कितना भी उत्पादन हो जाए पूरा का पूरा आलू कंपनी खरीदेगी और उस रेट पे ही, जैसे 20 रुपये की बात हो गई, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन हो, मार्केट में भले ही उसकी कीमत 12 रुपये हो या मार्केट में कीमत उसकी 30 रुपये हो जाए, फिर भी कंपनी कितने में खरीदेगी, 20 रुपये में, ठीक है। तो जो रेट फिक्स हो जाएगा कंपनी उसको खरीदने के लिए बाध्य होगी, ठीक है। ये हो गया भाई, ये भी अच्छी बात है कि आपकी अब फसल का रेट कुछ भी रहे आप उस तरीके से डिसाइड कर लो, और इसमें स्वतंत्र है, किसान और कंपनी दोनों स्वतंत्र है अपना रेट तय करने के लिए, ठीक है। तो भाई किसान अपनी लागत के हिसाब से अपना फायदा जोड़ करके और अपना
मूल्य निर्धारित कर लेगा। ठीक है, फसल हुई उसको कहीं बेचने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा कंपनी से बात हुई, कंपनी यहाँ से आपकी फसल ले जाएगी, समस्या खत्म है। ठीक है, यहाँ सरकार ने एक स्पेशल काम किया, उन्होंने कहा कि कंपनी जो पैसा देगी वो कोई सरकारी योजना या बैंक के माध्यम से किसान तक पहुंचेगा। ठीक है, सरकारी योजना या बैंक के माध्यम से किसान तक पहुंचेगा। ठीक है, देखिए अब जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किसान का हो चुका है, बैंक को भरोसा हो चुका है कि भाई किसान को अब पैसा मिलेगा, उपज आएगी तो पैसा मिलेगा, तो बैंक क्या कर सकता है भाई, अब इसको किसान को कर्जा भी दे सकता है, तो बैंक से किसान को कर्जा मिलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन सरकार ने काम किया स्पेशल, वो ये काम किया कि कंपनी से पैसा आएगा पहले बैंक में और बैंक से आएगा किसान में, तो किसान का जो कर्जा है, ठीक है, या जो भी लोन ले रखा है कृषि के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पर कट जाएगा, बाकी जो शेष राशि बचेगी वो किसान को मिल जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी सही है कि आपको किसानी की लागत के लिए, आपके बीज के लिए, आपके उसके दवाई के लिए, कटाई बुआई के लिए जो भी पैसा चाहिए वो आपको बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ ले सकते हो, जब कंपनी आप बैंक को पैसा देगी तो बैंक अपना पैसा काट लेगी, किसान को बाकी का मूल्य मिल जाएगा, तो कर्जा मुक्ति भी की समस्या खत्म हो गई। देखिए यहाँ किसान का एक फंडा हो सकता है कि जो कर्जा मुक्ति किसान लगाए रहते हैं कि कर्जा मुक्ति हर बार चाहते किसान की कर्ज माफ हो जाए, तो हो सकता है, हो सकता है, श्योर नहीं है, मेरा मत है कि भाई ये जो किसान कर्जे वाली है वो समस्या खत्म करना चाहे सरकार, कि भाई जो बार बार कर्जा लेते हो और छोड़ जाते हो, कोई भी सरकार आती है उसे माफ करना पड़ता है, तो वो ये समस्या खत्म कर रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है उनका ऐसा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए ये बात अच्छी भी है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जितना पैसा चाहिए अपनी लागत के लिए आपने अच्छा उत्पादन किया, कंपनी को बेच दिया रेट फिक्स है, कोई कहीं समस्या नहीं है। अब आखिर किसानों को क्या परेशानी है, किसानों का क्या कहना है इसमें? किसानों का कहना है कि ये सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि जैसे 20 रुपये निर्धारित हुआ लेकिन मार्केट में हो गया 12, ठीक है, या मार्केट में हो गया 30, ठीक है, यदि मार्केट में 30 रुपये हो गया, किसान ने मेहनत की, उसे लगा कि नहीं यार 20 रुपये में तो घाटा है, हम 20 रुपये में क्यों बेचें, हम 30 रुपये में बेचें, मार्केट में बेच दिया, यहाँ किसान और कंपनी का समझौता हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, लेकिन किसान ने कंपनी को ना देके 30 रुपये में मार्केट में बेच दिया। अब क्या होगा भाई, अब विवाद बनेगा कंपनी और किसान के बीच में। अब कंपनी और किसान के बीच में विवाद बनेगा तो इसके समझौता कौन करेगा? सरकार ने कहा भाई जो स्थानीय निकाय है, एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके माध्यम से यहाँ समझौता होगा। ठीक है, अब दूसरी और बात कि भाई ये 12 रुपये हो गया तो कंपनी धोखा दे गई। ठीक है, समझौता हुआ है लेकिन धोखा दी गई कि भैया हम 20 रुपये का क्यों खरीदे भाई जब मार्केट में 12 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, या धोखा ना भी दे, बड़ी कंपनी है नहीं देगी धोखा, लेकिन ये हो गया कि भाई कंपनी दिवालिया हो गई, ठीक, किसी कारणवश बंद हो गई। ठीक है, या उसके मैनेजर या जो उसके सीईओ वगैरह है उनका किसी कारण से, ठीक है, अपराध में पाया जाना हो गया, उसकी वजह से कंपनी बंद हो गई सरकार के द्वारा। तो भाई इनने तो पहले डील कर ली थी इस कंपनी ने कि भैया हम आपका 20 रुपये किलो खरीदेंगे, लेकिन कंपनी ही बंद होगी तो अब इस किसान का क्या होगा? ठीक है, कर्जा ये ले रखा है। ठीक है, तो ये क्या समझौता होगा इस तरीके से? तो सरकार ने कहा, स्थानीय ने कहा, एसडीएम सब कुछ इनका जितनी भी समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे। तो किसानों का कहना है कि ये बात ठीक है, एसडीएम करेंगे, लेकिन कंपनी यदि धोखा दे गई तो किसान के इसमें शोषण हो सकता है। किस तरीके से? कि भाई जब यहाँ विवाद बनेगा, ये केस कोर्ट में जाएगा, तो कंपनी तो अपना अच्छा पैसा देकर के अच्छा वकील नियुक्त कर सकती है, किसान क्या करेगा? ठीक है, उस केस में हो सकता है किसान को परेशानी हो जाए, कंपनी भाई ऑफिसरों को भी खरीद सकती है और निर्णय बदल सकती है। ठीक है, जहाँ पैसा वहाँ पावर। ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है, तो यही उनका कहना है कि कैसे हम यकीन कर लें कि न्याय हमारे साथ होगा ही। ठीक है, प्रशासन ने यदि हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है, कंपनी के पास पैसा है, उसने अच्छा वकील कर लिया, किसान उसमें असमर्थ रहा, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये समस्या खत्म करिए। ठीक है, ये इनकी समस्या है। दूसरे उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा है आवश्यक वस्तु। देखिए ये संशोधन है, ये पहले से ही बना हुआ था।
सबसे पहले समझते हैं आवश्यक वस्तु क्या होती है। ठीक है, ऐसी वस्तु है जो हमारी डेली जरूरतों के लिए नियमित आवश्यक होती है, उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु कहा जाता है। जैसे सब्जी हो गई, अनाज हो गई, तेल हो गया, खाद्यान्न हो गया, ठीक है, वो सब आवश्यक वस्तुएं कही जाती हैं। देखिए ये संशोधन है, तो इसकी पहले की बात समझते हैं। पहले अभी तक ये था कि कोई भी व्यापारी, ठीक है, कंपनी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं कर सकती है। संग्रह क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि यदि वो संग्रह करेगी, जिसको कालाबाजारी कहा जाता है, मार्केट में उस वस्तु की कमी आ जाएगी, और मार्केट में जब किसी वस्तु की कमी आ जाती है और डिमांड बढ़ जाए तो उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे कि अभी प्याज को लेकर होता है कि क्या होता है, बड़े बड़े व्यापारी इकट्ठा रख लेते हैं, प्याज निकालते नहीं है, लेकिन जब मार्केट में किल्लत आ जाती है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती, तब धीरे धीरे निकालते हैं और रेट हाई फाई करके जो प्याज उनने 2 रुपए में खरीदी होती है वो 80 रुपए में, 100 रुपए में बेचते हैं। तो देखिए किसान से 2 रुपए में ले ली और बेचा कितने में उन्होंने? 100 रुपए में। कितना फायदा कमाया। और ये सब कारण है कालाबाजारी का। लेकिन इस नियम के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि भैया अब आपको कालाबाजारी कर रहे हो तो कर सकते हो। अभी तक ये गैर कानून थी, अब ये कानूनन है। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा क्या सिस्टम है। इसमें सरकार ने तिलहन, सॉरी दलहन, ठीक है, अनाज, खाद्य तेल, आलू प्याज, ठीक है, सरकार ने कह दिया कि अब आप दलहन, अनाज, खाद्य तेल और आलू प्याज आप जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं, जितना चाहें उतना परिवहन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसमें सरकार का तर्क है कि भाई किसान की कितनी भी उपज हो, जैसे प्याज का रेट बढ़ा, मार्केट में आया कि भैया प्याज का रेट 80 रुपये हो गया, सरकार का कहना है किसान रख ले, आप रख सकते हो, जब 80 का हो जाए तब बेच सकते हो। ठीक है, आलू रख लो, खाद्य तेल, दलहन, जिस जो भी आप स्टॉक करना चाहते हो, जितना भी करना चाहते हो, सब कुछ स्टॉक कर लो, जब रेट मिले तब बेच लो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप तुरंत बेचो। ठीक है, लेकिन भाई किसानों का कहना क्या है? देखिए किसानों का कहना है कि ये तो बात आपने कह दी कि भैया जब रेट मिले आप तब बेच देना। किसान इतना समर्थ है क्या कि अपनी उपज आ जाए और उसको वो स्टोर करके रख ले? ठीक है, हालांकि किसान कितना भी संपन्न हो, लेकिन सबकी आवश्यकता रहती है उस फसल को बेच करके नई फसल को तैयार करने की। ठीक है, क्योंकि लागत आती है, फिर से बोनी करनी, बुआई करनी, उसके लिए नई फसल के लिए बीज तैयार करना, ठीक है, दवाई के लिए, सब कुछ के लिए पैसा लगता है। तो ये तुरंत बेचने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बड़े किसान हो सकते हैं जो कर सकते हैं, छोटे किसानों की तो इसमें हालत ही खराब हो जाएगी, उन्हें तो तुरंत ही बेचना है, तो उनके लिए तो इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। दूसरी तरफ ये हो जाएगा कि व्यापारी वर्ग है, ठीक है, जो व्यापारी या कंपनियां हैं, ये इन चीजों का बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज कर लेंगी, बहुत अधिक मात्रा में संग्रह कर लेंगी, और बहुत अधिक मात्रा में संग्रह करने के बाद जब मार्केट में इनकी कमी आ जाएगी, फिर वही होगा जो अभी हो रहा है कि भाई कालाबाजारी टाइप की बढ़ेगी और इन वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जो आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी वाले होंगे। ठीक है, एक बात समझिए, हालांकि इस विधेयक को लेकर मेरा भी मत ठीक नहीं है, लेकिन अपने मत से होता क्या है, ठीक है, ये है कि भाई इन चीजों का जब आप स्टोर कराएंगे तो मार्केट में दिक्कत आनी है। जब ये नियम नहीं है, तभी देखिए आप टमाटर के क्या हाल हो रहे हैं, टमाटर तो फिर भी सीजनेबल है, प्याज के क्या हाल हो रहा है, दालों के क्या हाल हो रहा है, ठीक है, कितनी महंगाई जा रही है। भाई जिनके पास पैसा है स्टोर कर लिया, पूरा मार्केट डाउन हो गया, मार्केट में चीजें नहीं होंगी तो कितना, ये जितने में चाहे उतने में बेचेंगे और आम जनता को लेना पड़ेगा, तो इससे महंगाई डबल ट्रिपल और ना जाने कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये किसानों का कहना है। तो देखिए इस पे विधेयक पे किसानों का कहना है कि आप इस विधेयक को तो हटा ही दीजिए। ठीक है, ये विधेयक बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो अब देखिए सरकार क्या करती है। इस प्रकार से ये 3 विधेयक थे, तो हम लोगों ने यहाँ समझा कि तीनों विधेयक में सरकार का क्या पक्ष है, किसानों का क्या पक्ष है। ठीक है, किसान अड़े हुए हैं बिल्कुल सरकार से बात करने के लिए इस विधेयक पे, लेकिन ना जाने क्यों सरकार तैयार नहीं हो रही है। ठीक, वो उसके कारण है, किसान चाह रहे हैं कि भाई बात करें, इन पे मिलकर के जो भी परेशानी है उसको ठीक करें। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में हुआ है कि भाई धीरे धीरे अब सरकार एग्री हो रही है किसानों से बात करने के लिए। तो मेरी यही अपील है सरकार से भी कि किसान है, ठीक है, जिन्होंने या जो अपना पूरा खून पसीना एक करके अनाज उत्पन्न करते हैं और संपूर्ण विश्व का, ठीक है, भरण पोषण करते हैं,
बिना किसान के कुछ भी नहीं होने वाला है। किसान एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, या किसान एक ऐसा वर्ग है जो निस्वार्थ होकर सेवा भावना करता है। उसे अमीर बनने की लालच नहीं है, उसे कोई राजनीति करने की लालच नहीं है, बस वो ये चाहता है कि जो उसने मेहनत की है उसका दाम उसको मिले। तो अपील यही सरकार से कि अच्छी तरीके से किसानों से बात करें और जो किसानों के हित में हो वो निर्णय लें, क्योंकि सरकार भी हमारी है और किसान भी हमारे हैं, ठीक है। किसानों के द्वारा ही सरकार बनी है और सरकारों के नियम पे भी किसान सब अपना काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप वही नियम बनाएं जो किसानों के हित में हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।